हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी बीफॉर्म 8 सेमेस्टर में हैं और आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं कि 8 सेमेस्टर की इवैल्यूएशन स्कीम क्या है, 8 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमें कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा, या अगर इस तरीके के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बीफॉर्म 8 सेमेस्टर 4th ईयर के सब्जेक्ट्स का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सारी बातों पे टिप्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर भजनी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हमारे 8th सेमेस्टर जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इंडिया में, आपको ऐसा ही सिलेबस देखने को मिलता है। तो टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो बेसिकली जो थियरी है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बीपी 801T जो कोर्स कोड है, दैट इज बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर बच्चे को पढ़ना है। इसमें किसी प्रकार का कोई चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। दूसरा है हमारा बीपी 802T जो कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी है। ये भी एक थियरी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को भी आपको सभी को पढ़ना है। इसमें भी आपको कुछ चूज नहीं करना, यानी कि ये बीपी 801T और बीपी 802T ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सभी बच्चों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये इसका एवल्यूएशन स्कीम बिल्कुल वैसे है जैसे कि अभी तक आप पिछले 7 सेमेस्टर में देते आ रहे थे। 25 मार्क्स के आपके इंटरनल है, जहाँ पे आपका जो सेशनल एग्जाम्स होंगे, वो जो टीचर असेसमेंट है वो आपको 25 मार्क्स देता है, और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप करते हैं। तो ये इस प्रकार से 2 सब्जेक्ट हैं आपके। इसके बाद जो लिस्ट आपको मिली है सिलेबस की, आप उसमें देखते हैं बीपी 803 से लेकर के बीपी 8013 ET, और ये जो है टोटल 11 सब्जेक्ट्स जो हैं, इन 11 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं। तो वो आपका सब्जेक्ट नंबर 3 हो जाएगा जो आप पहला सब्जेक्ट चूज करेंगे, और सब्जेक्ट नंबर चौथा हो जाएगा जो आप दूसरा सब्जेक्ट यहां पर इन 11 सब्जेक्ट्स में से चूज करेंगे। ये 11 सब्जेक्ट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका भी इवैल्यूएशन स्कीम सेम रहेगा। यहां पर भी आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन से आपको प्राप्त होंगे, और 75 मार्क्स का जो है आपका यहां पर भी एक्सटर्नल पेपर होगा। ये याद रखना है कि ठीक है आपने इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चूज किया, लेकिन जो पेपर का स्कीम है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे पिछले 7 सेमेस्टर में थे, या फिर जो हमारा आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है बिल्कुल वैसे ही वैसे। इसके बाद फिर आपको मिलता है बीपी 814 PW। ये प्रोजेक्ट है जो आपने 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चुने हैं। इन दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, जो केवल और केवल एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। वहाँ इंटरनल असेसमेंट ज़्यादातर जगहों पे नहीं देखने को मिलता है, और जिसका मार्क्स टोटल होता है 150 मार्क्स का। यानी आप जब सब्जेक्ट चुने तो ऐसा सब्जेक्ट चुने जिसमें आप एक बेहतर प्रोजेक्ट कर सकें, क्योंकि ये टोटल 150 मार्क्स को आपको प्रोजेक्ट के रूप में भी दे रहा है। दूसरा है हमारा, कुछ जगहों पे है, हर यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको जरूर देखने को मिलेगा, रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल टूर। एक विजिट करनी है आपको इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी अच्छी लैब्स के अंदर। आप जा सकते हैं, जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर जा सकते हैं, अच्छे किसी फॉर्मुलेशन जगह पे जा सकते हैं जहाँ फॉर्मुलेशन इत्यादि हो रही हो, और उसकी विजिट रिपोर्ट जो है वो आप बना करके देते हैं, और ये भी एक्सटर्नल असेसमेंट है, और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमको 4 थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पहले और ये दूसरे, और इसके बाद 2 हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनने हैं। इसके बाद एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट वर्क करके हमें सबमिट करना है, कुछ नया हम करेंगे, कुछ नया खोजेंगे, और फिर एक इंडस्ट्रियल टूर जो है उसकी रिपोर्ट हमको बना करके देनी है। तो टोटल ये हमारा स्कीम है फॉर द बीफॉर्म 8 सेमेस्टर 4th ईयर। अब बात करते हैं हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम ले लेते हैं। इसके बाद मैं एक एक करके डिटेल देखूंगा कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, और क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं। ये हमारे 11 सब्जेक्ट्स हैं। PCI के स्कीम में भी आपको 11 ही मिलते हैं, और जनरली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये 11 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक हमारा बीपी
803 ईटी से लेकर के ये 13 ईटी तक जा रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दूसरा फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, तीसरा फार्माकोविजिलेंस, चौथा क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, पांचवा है हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, छठा है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, सातवां है कॉस्मेटिक साइंस, आठवां है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, नौवां है एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक और 10वां है हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इन 11 में से कोई भी दो जो आपके पसंद के सब्जेक्ट्स हों उन दो सब्जेक्ट्स को आपको लेना है। अब बात यहाँ फंस रही है, अब यही बात फंस रही है कि 11 सब्जेक्ट्स हैं। कई बार हम लोग बुफे में खाना खाने जाते हैं, शादी वादी में पहुँच जाते हैं, बहुत सारा आइटम लगा है। अरे पुराने ज़माने में तो 2 ही 3 आइटम रहता था, बैठा के खिला देते थे। एक आपकी हो गई क्या नाम है, कद्दू की सब्जी हो गई, एक रसेदार सब्जी हो गई, कचौड़ी हो गया, चावल हो गया, आराम से आप खा करके चले आए। अब आप एक शादी में गए जहाँ 50 आइटम लगा हुआ, अब आप कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या खाएं क्या छोड़ें। तो अभी 11 अगर सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आपके सामने हैं तो कन्फ्यूज़न तो बनना ही बनना है। लेकिन हम हड़बड़ाएंगे नहीं, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी के कहने पे नहीं जाएंगे, हम सभी पर्सनली हम लोग अलग अलग हैं। तो हमें इसको चूज़ करने से पहले कुछ टिप्स ले लेते हैं, फिर एक एक सब्जेक्ट देखा जाएगा। ये जो टिप्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद ही जो है आप जो है कोई सब्जेक्ट जो है चुनिएगा कि कौन सा 2 सब्जेक्ट हमको लेना है। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट कि आप किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। देखिए जो कोर सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब भी आपने पढ़ा है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पसंद है? क्या आप उस सब्जेक्ट से रिलेट कर पाते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, आप उसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं? तो इस बातों का ध्यान रख करके ये पहली चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी ज़रूरी बात है कि आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। क्या आप बीफार्म करने के बाद सीधे जॉब करना चाहते हैं? जॉब भी करना चाहते हैं तो आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं? आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप केपीओ बीपीओ टाइप की कोई जॉब करना चाहते हैं, या आप आगे चल करके कोई पढ़ाई इत्यादि करना चाहते हैं, कोई तैयारी करना चाहते हैं, जीपैट इत्यादि आप निकाल करके एमफॉर्म इत्यादि करना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए कि अब ये 8th सेमेस्टर है, अभी तक हमने ये अगर नहीं सोचा है तो अब हमें आगे सोचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये 4 से 5 महीने बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे और फिर आपके सामने खड़ा होगा एक प्रश्न कि अब आगे क्या करें। तो इसके बारे में भी पहले सोच लीजिए, उसके बाद ही जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुनिए। तीसरी ज़रूरी बात, जो भी सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं, कई बार कॉलेजेस में सुविधा उपलब्ध नहीं है, टीचर उपलब्ध नहीं है उस सब्जेक्ट का, या उस सब्जेक्ट का मास्टर उपलब्ध नहीं है। आपने सब्जेक्ट चुन लिया और उसके बाद आप कॉलेज गए, आपने कहा कि सर मैंने ये सब्जेक्ट चुन लिया, और कॉलेज ने कहा कि भाई हमारे पास तो इस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है या फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है कि आप इसमें प्रोजेक्ट इत्यादि कर पाएँ। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि आपने लिया, अब आप समझिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप जो है तब भी फंस जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने के लिए गाइड, एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या जो टीचर है वो कॉलेज में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रेजेंट हो, तभी आप वो सब्जेक्ट लें। ये एक बहुत ज़रूरी मेजर फैक्टर बन जाता है। अगला ज़रूरी बात जो है वो है जो हमें प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट करने के लिए जो सोर्सेज चाहिए हमको, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हमारे कॉलेज में या आसपास उपलब्ध है या नहीं। जैसे कि अब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो हॉस्पिटल में जाके हो, तो हमारे आसपास हॉस्पिटल्स अवेलेबल हों, या हम कोई केमिकल्स के साथ कुछ हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह करना चाहते हैं तो लैब में केमिकल्स हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रख करके भी सब्जेक्ट को चुनना चाहिए कि 2 में से एक किसी सब्जेक्ट पर हमको प्रोजेक्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए फैसिलिटी या रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अब आप ये मत करिए कि कॉलेज मैनेजमेंट को चढ़ जाइए कि नहीं अभी तुरंत लाके दीजिए हम कर दें। तो कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती, जो पहले से अवेलेबिलिटी है उस पर ध्यान रख करके अगर हम चुने तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक और ज़रूरी पॉइंट है जो कि शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, आप जो भी सब्जेक्ट चुनें केवल किसी फ्लो में ना चुन लें। ये सब्जेक्ट ऊपर की 4 बातों को ध्यान रखने के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट भी चुनें, क्योंकि
जिसमें आप अच्छा स्कोरिंग कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके कुछ पार्ट आपने पुराने सब्जेक्ट जो 7 सेमेस्टर में आपने पढ़े हैं उसके कुछ कुछ पार्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग यूनिट्स में। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारा 8 सेमेस्टर हम 7 सेमेस्टर पढ़ के पास हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि हम ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लें जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए अलग हो, हम बिल्कुल कठिन हो, हम पढ़ ना पाएँ उसमें सही से, हम उसको आंसर ना कर पाएँ और हमारी बैक लग जाए या नंबर कम आ जाए। तो ये हमारा 8 सेमेस्टर है, 8वां सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी मिले और आसान तरीके से हम इस सेमेस्टर को निकाल भी लें। साथ ही साथ कुछ बच्चे जीपैट इत्यादि की तैयारी भी करते हैं, तो वो तैयारी भी हमारी ख़राब ना हो कि हम ऐसा सब्जेक्ट ले लें कि हम अब इसी को पढ़ रहे हैं, इसी को तैयार कर रहे हैं और हमारी वो तैयारी जो है वो ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में भी लिखने के हिसाब से हमारे लिए आसान हो, ऐसा भी सब्जेक्ट हमको चुनना चाहिए। तो ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं, इस पर से आपको चुनना है। अब मैं एक एक सब्जेक्ट, पहले तो 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट जो हैं और उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं उनका थोड़ा सा चीड़फाड़ करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है हमारा बेसिक सब्जेक्ट जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट है, दैट इज बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। बायोस्टैटिक्स हम सभी को मालूम है, स्टैटिक्स और बायो 2 शब्द से मिलकर के बना है। बायो मतलब लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी जो स्टडीज़ हैं, हमारे हेल्थ रिलेटेड है या मेडिकल साइंस से जो भी कुछ रिलेटेड है वो सब बायो से आ गया। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं कि जो कलेक्शन है डेटा का कलेक्शन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, अलग अलग तरीके के डेटास को ले करके उसको समझना कि डेटा क्या कह रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि आज के समय पर आप लोग कोरोना देख रहे हैं, तो कोरोना जो बीमारी है आप रोज़ पेपर पढ़ते हैं कि नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं। IIT कानपुर वाले जो सर जी हैं हमारे, वो तो रोज़ एक नई बात बताते हैं कि कब कोरोना आएगा, कब खत्म होगा, और आप देखते हैं कि लगभग 90% बातें उनकी सही साबित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डेटाज अवेलेबल हैं कि कितनी टेस्टिंग हुई, कितने लोगों को ये अफेक्ट किया, एक इफेक्टेड व्यक्ति कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ये सारा डेटा उठा करके वो जो है किसी बीमारी के प्रसार में या किसी प्रकार की कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं, वहाँ से जो हम डेटा निकाल रहे हैं उन सब को स्टैटिकली हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली उसमें अपना दिमाग लगाते हैं एंड देन फिर उस डेटा को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा हमको एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये जो चीज़ है ये आपको रिसर्च क्या नाम है, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। इस सब्जेक्ट में कुछ फंडामेंटल नॉलेज में देखने को मिलती है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं और जो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसकी बेसिक नॉलेज आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो बायोस्टैटिक्स के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लोग ज़्यादातर फार्मेसी के स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते, बट ये काफ़ी ज़रूरी है। आगे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ तक कि मार्केटिंग की भी जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको बायोस्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कितने डॉक्टर्स हैं, कौन सा पर्चा लिखते हैं, कौन सी दवा ज़्यादा बिकती है, तो मैथमेटिक्स तो हर जगह है हमारे पास। कितने का सेल हुआ, कितने का नहीं सेल हुआ, तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम किसी भी फील्ड में काम करें तो हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे एनोवा है। एनोवा एक ऐसी तरीका है जो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के रूप में हम जानते हैं। ये आपके डिफरेंट जो क्या नाम है इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन करने के काम आता है। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें, जैसे कि आप लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं एंटीबायोटिक का और डिफरेंट क्या नाम है एनिमल मॉडल्स के ऊपर आपने डिफरेंट क्या नाम है कंसंट्रेशन उसकी दी और फिर आप जानना चाहते हैं कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या निकल रहा है, तब हम एनोवा का प्रयोग करते हैं। ग्राफ के रूप में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कोरिलेशन बनाते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की हाइट हम बढ़ाते हैं तो उसका वेट भी बढ़ता है। दिस इज नोन एज कोरिलेशन। कई बार जो है हम लोग रिग्रेशन भी देखते हैं, जहां पर हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में 2 वेरिएबल्स को रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कि आप कह रहे हो कि जब हम नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं कोरोना के, या हम नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाए और कोरोना के केसेस घटे, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम टेस्टिंग बढ़ा रहे थे केसेस बढ़ रहे थे, इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया है और हम उतनी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं या रुक गए हैं या एक लेवल पे आकर के अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि जो प्रसार है कोरोना का वो क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो इस तरीके के जो डेटाज हैं वो और प्रोबेबिलिटी जो हम लोग हमने कहा कि IIT के प्रोफेसर साहब ने बताया कि इतने दिन बाद जाकर के ये कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या फिर से बढ़ जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग
एक तुक्का लगाते हैं मैथमेटिकल अपने या साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका प्रयोग भी आप सीख सकते हैं, जैसे कि MS एक्सेल है, जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं जनरली वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे MS ऑफिस है तो हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं और डेटा को इंटरप्रेट करने में वो मदद करता है। इसके अलावा हमारा SPSS, ये एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। जो रिसर्चर्स हैं, जितने भी रिसर्च करते हैं, जैसे आप आगे चल के एमफॉर्म करना चाहते हैं या आप क्या नाम है PhD इत्यादि करेंगे, तो आपको यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा R है। R जो है वो एक सिंपल प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस में फ्रीली अवेलेबल है, जो कि साइंटिस्ट इत्यादि यूज़ करते हैं। मिनीटैब है, ये भी एक आपका डेटा एनालाइजिंग टूल या सॉफ्टवेयर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। DOE है, डेट इज़ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर का एक जनरल इंट्रोडक्शन भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे दूसरे जो हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट है, दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये हमें जनरली आसपास हमारे जो सोशल बीमारियां हैं, जो डिसीजेज हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उन सब से अवेयर करने के लिए आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें सीधे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ रहा है, हमारे आसपास की प्रॉब्लम से जोड़ रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है, लेकिन थोड़ा आसान भी है, क्योंकि इसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुराने जो सब्जेक्ट हमने पढ़ रखे हैं उसका कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हेल्थ इश्यूज़ और उनके चैलेंजेस हमारी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हैं उसको समझने में आपको मदद करता है। इसके अलावा जो बीमारियां होने वाली हैं, जो सोशल कॉज हैं बीमारियों के, उनका प्रिवेंशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो किस प्रकार से फैलती हैं और उनका कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ये जो है हेल्थ और फार्मास्यूटिकल इश्यूज़ जो अवेलेबल हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनको समझने के लिए और उनके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज किस प्रकार से हम ला सकते हैं, उसके बारे में भी ये बात करती है। साथ ही साथ ये जो आपके हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे कि HIV को रोकने का प्रोग्राम है, एड्स का प्रोग्राम है, आपका ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम है, पोलियो को ख़त्म करने का जो प्रोग्राम है, लिप्रेसी का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो प्रोग्राम है, तो ये जो डिफरेंट बीमारियों के प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पर नेशनल हेल्थ स्कीम के द्वारा चलाई जाती है, उसकी भी एक जनरल आपको नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज इस सब्जेक्ट के द्वारा आपको दी जाएगी, ताकि अगर आप सोशली काम करना चाहते हैं, जैसे सोशल फार्मेसी में आप करना चाहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में आगे आप ग्रोथ करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें, ये जानकारी आपको काफ़ी मदद करने वाली है। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, फार्मासिस्ट एग्जैक्टली कर क्या रहा होता है। तो जो फार्मासिस्ट के रोल है रूरल और अर्बन लेवल पे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको दूर करने के लिए, वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस सब्जेक्ट से जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, और एक एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हम लेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमें ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है। कई सारे बच्चे जो हैं B.Pharm करने के बाद फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हैं और काफ़ी कुछ अर्न भी करते हैं, इज्जत, पैसा, सब कुछ। तो यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि जो बच्चे B.Pharm करने के बाद फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको ये सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर लेना चाहिए। इस क्या नाम है सब्जेक्ट में हम लोग फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है उसका जो सेल है, उसकी जो मार्केटिंग है, वो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस इत्यादि हमको वहाँ पे देखने के लिए रखते हैं, और इसमें फार्मासिस्ट या फार्मेसी पढ़े हुए व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं अरे MR ही तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि साबुन, तेल, मंजन हमें खरीदना हो तो हम टीवी पर ऐड देख करके भी खरीद लेते हैं। सीधे कस्टमर जाता है दुकान पे, कहता है भैया हमको लाइफ बॉय दे दो, लक्स दे दो, ये दे दो। लेकिन कभी भी आप दवा के मामले में इस तरीके का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जितना पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, वो दुकान पे जा करके कभी भी दवाएं सीधे नहीं खरीदता कि भैया मुझे इस ब्रांड की दवा दे दो, मुझे वो वाली दवा चाहिए। एक दो OTC मेडिकेशन को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी आप कैंसर की दवा वो जा करके मार्केट में नहीं खरीदता है, ना तो टीवी पे उसकी ऐड आती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो दवाएं मार्केटिंग होती है कि दवाएं क्या हैं, कौन सी बेहतर है, उसमें क्या अच्छा हुआ है, ये चीज़ आपको समझानी पड़ती है जा करके एक
ऐसे व्यक्ति को जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को किसी बात को समझाने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है कि सर इसकी वायबिलिटी क्या होगी, इसका जो है ड्रग रिलीज क्या है, ये किस प्रकार से अच्छे तरीके से एक्शन करती है, या इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो आप सारी बातें जब डॉक्टर्स को समझाते हैं, तब डॉक्टर पर्चे पे जब दवा लिखता है तब जाकर के दवा जो है बिकती है। तो डॉक्टर्स से जो हमारे क्या नाम है मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसी स्टोर्स हैं, इन सभी के बीच में कोरिलेशन बनाने का काम जो है वो मार्केटिंग सब्जेक्ट करवाता है। और ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा ये किस प्रकार से जो इंडस्ट्री है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ रहे हैं, उसका ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सीखने को मिलता है। और जो सबसे जरूरी चीज़ है कि कभी किसी सिचुएशन में हम फंस जाएं तो हम किस प्रकार से डिसीजंस बनाएंगे, इसका थोड़ा बहुत आइडिया भी जो है वो इस सब्जेक्ट में हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो मार्केटिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो उनका एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो भी आपको सिखाने का काम ये सब्जेक्ट कर सकता है। अब ये सब्जेक्ट्स किसको लेना चाहिए? देखिए, हमने पहले कहा कि जिन बच्चों को बी फार्म वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के फील्ड में अच्छा काम कर सकें, तो उनको ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको लेते भी हैं, तो हमें ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। अब हमें मार्केटिंग करनी है और हम ले रहे हैं फार्माकोविजिलेंस एज अ सब्जेक्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप बी फार्म करने के बाद मार्केटिंग सब्जेक्ट लेते हैं तो आप बी फार्म करने के बाद आप मार्केटिंग में, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है जरूर लेना चाहिए। और इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग ही, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हम किसी भी रूप में काम कर रहे हो, वहाँ हम एग्जैक्टली सेल्स बढ़ाने का ही काम करेंगे या उसकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे, तो उसके फंडामेंटल्स हमको यहाँ पर सीखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। या कोई MBA करना चाहता है तो भी ये सब्जेक्ट ले सकता है। नेक्स्ट द सेकेंड सब्जेक्ट इज BP 804 ET, दैट इज फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। अब एक और बहुत ज़रूरी बात आ गई, भैया साबुन बनाना है, मंजन बनाना है, या क्या नाम है, साबुन मंजन तो चलो तब भी ठीक है, मान लीजिए मिठाई तक बनानी है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, कहीं पर भी शुरू किया बना दिया, मोमबत्ती बनानी है बना लिया, अगरबत्ती बनानी है बना लिया। तो उसके लिए किसी प्रकार के कोई रेगुलेटरीज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्मॉल स्केल पे करते हैं, तो लार्ज स्केल पे करते हैं तो कुछ रेगुलेशंस की वहाँ पे भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेडिसिन आप छोटे से लेकर के बड़े लेवल पे कहीं पर भी मेडिसिन बन रही होंगी तो उसके पीछे एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नमेंट होगी। बाहर अगर आप दवा बेचना चाहते हैं तो बाहर की जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज होंगी। तो इन एजेंसीज और इन गवर्नमेंट बॉडीज से आपको बचाना है अपने प्रोडक्ट को, और उसको अप्रूवल दिलवाना है और उसको बेहतर बनाना है ताकि वो किसी भी प्रकार के टेस्टिंग इत्यादि में फेल ना हो। तो ये जो चीज़ है ये हमको पढ़ाई जाती है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में। ये काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है और इसको जो है जिन बच्चों को प्रोडक्शन इत्यादि में काम करना है उनको ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के फंडामेंटल्स को समझते हैं। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, कई नई ड्रग आ रही है, जैसे कोरोना की नई ड्रग आने वाली है, या नई वैक्सीन्स आती हैं, या कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं। जैसे इंडिया के लिए तो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी से आपको लेना पड़ेगा, US में बेचना है तो US की, EU में बेचना है यानी कि आपका यूरोपियन यूनियन में बेचना है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, कहीं पर भी आप बेचना चाहते हैं तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड को मैच करना है और उनके रेगुलेशंस को हमको फॉलो करवाना है। ये काम जो है हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीख सकते हैं। एक चीज़ हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है इस समय वर्ल्ड की फार्मेसी है, तो वर्ल्ड की फार्मेसी होने का मतलब है कि ज़्यादातर दवाएं इंडिया में बन रही हैं बट बिक रही हैं पूरी दुनिया में। तो हर जगह के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, हर जगह के रेगुलेशंस अलग हैं, उनको समझना और उनको फॉलो करना इस सब्जेक्ट के अंदर आप जो है वो सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस हैं ड्रग के प्रोडक्ट्स को या उनकी मेकिंग में या उनकी मार्केटिंग में, इन सभी का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है या बेसिक नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो ड्रग डिस्कवरी है और जो ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेसेस हैं उनकी भी आपको जो है यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि नई ड्रग का अप्रूवल हम किस प्रकार से ले सकते हैं या नई ड्रग की खोज किस प्रकार से हो रही होगी, उसके लिए अगर होने के बाद किस प्रकार से हम पेटेंट लेंगे या किस तरीके से हम उसको क्या नाम है रजिस्टर करवाएंगे या मार्केट में लेकर के आएंगे, इसकी भी जानकारी हमको इस सब्जेक्ट के द्वारा हो जाती है। ये सब्जेक्ट अब पढ़ना किसको चाहिए, किन बच्चों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए? उन बच्चों को खास करके जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और स्पेशली DRA में, DRA एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। मैंने कहा अलग अलग कंट्री के लिए दवाएं बन रही हैं एक ही प्लांट में,
तो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने, उनको रेगुलेशन, उनको पास कराना, उनका इंस्पेक्शन करवाना, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होगी। और काफ़ी अच्छा इज्जत मिलती है इस काम को करने में, और काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल सकता है अगर आप अपना अच्छे तरीके से इसके एक्सपीरियंस को ले लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन में व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी सारी बातों का ध्यान होना चाहिए कि भैया कोई गलत काम ना कर दूं, या कोई गलत फॉर्मुलेशन ना हो जाए, या डॉक्यूमेंटेशन गलत ना हो, जो आपका BMR है, BPR है, उसको भरते समय किसी तरीके की गलती ना हो। तो प्रोडक्शन जो एरियाज़ हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का जो पार्ट है, वहाँ पर जिन लोगों को काम करना है, या R&D में जाना है, जिनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, न्यू ड्रग अप्रूवल इत्यादि लेने का काम करना है, या ड्रग डिस्कवरी में जाना है, उन सभी लोगों को ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप B.Pharm करने के बाद सीधे जॉब करना नहीं चाहते, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप फार्मास्यूटिक्स इत्यादि करके भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तब भी ये सब्जेक्ट आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना है वो रेगुलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जरूर सीखें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज BP 805 ET, दैट इज फार्माकोविजिलेंस। ये काफ़ी नई ब्रांच के रूप में सामने निकल करके आ रहा है, और एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट भी जो है वो बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो सब्जेक्ट टीचर वाली जो मैंने प्रॉब्लम की थी वो कई कॉलेजेस में देखने को मिल सकती हैं, बट ये काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट है। फार्माकोविजिलेंस दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आपका फार्मा, दूसरा इसे हम लोग कह सकते हैं फार्मेकॉन एंड विजिलेयर। ये दो सब्जेक्ट से मिलकर के बना है। फार्मेकॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग, और विजिलेयर का मतलब होता है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वॉच। कहने का मतलब कि ड्रग के ऊपर वॉच रखना है। और जब आप लोग ये एग्जैक्टली हम लोग एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं हम ड्रग सेफ्टी की बात कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन करना है, डिटेक्शन करना है, असेसमेंट करना है, मॉनिटरिंग करना है, और प्रिजर्वेशन करना है। अगर किसी भी प्रकार का प्रिवेंशन करना है, किसी भी प्रकार का अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है किसी भी मार्केटेड ड्रग का, या जो मार्केट में आने वाली है उस ड्रग का, तो यहाँ पर हम लोग फार्माकोविजिलेंस को इस तरीके से, ये फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन हो गई, और इसका जो डेवलपमेंट है, और जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसका जो ग्लोबल सिनेरियो है फार्माकोविजिलेंस का, कि किस तरीके से कंपनियां फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर रख करके अपना काम करवा रही हैं, वो उसमें क्या करना होता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है, ये सब कुछ जो है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये ड्रग का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, डिसीज का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, किसी भी ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस किस प्रकार से हम नोट डाउन करते हैं, किस प्रकार से उसको मॉनिटर करते हैं, इसके बेसिक नॉलेज भी इस सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये आपके प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स किस प्रकार से किए जाते हैं, जब ड्रग का जो अप्रूवल हो जाए उसके बाद क्या किया जाता है, ड्रग की लाइफ साइकिल के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं किस प्रकार से करते हैं, और ADR सबसे जरूरी बात, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हमें देखने को मिल रही हैं ड्रग की डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर, डिफरेंट व्यक्तियों के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज में, इन सब का भी जो है मॉनिटरिंग जो है वो इस सब्जेक्ट के द्वारा आप सीख सकते हैं। बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको, और आप समझ सकते हैं कि आगे चल करके किस तरीके से इसमें काम जो है वो किया जा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको ड्रग सेफ्टी प्रोफाइलिंग में आजकल ये हॉस्पिटल्स में रखे जा रहे हैं लोग, जो कि ड्रग सेफ्टी प्रोफाइलिंग करते हैं या ADR मॉनिटरिंग करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे जो हैं हमारे जो है मार्केट में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों को रखा जाएगा जहाँ पर देखा जाता है कि नया ड्रग अगर आया है, नई वैक्सीन जैसे भी आई है, तो उसकी ADR मॉनिटरिंग वगैरह लगातार होती रहती है। तो फार्माकोविजिलेंस एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। आप आगे चल करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसमें आपके B.Pharm के बाद 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा इत्यादि करवाते हैं, आप वो करके फिर इस फील्ड में अच्छी जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है, और इसीलिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। बट प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि इसके स्पेशलाइज्ड टीचर जो हैं वो अगर आपके कॉलेज में है तो आप जरूर इस सब्जेक्ट को जो है वो लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है BP 806 ET, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। अपने नाम से ही बता रहा है कि सब्जेक्ट में एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है। हम सभी को मालूम है कि आज का जो ज़माना है वहाँ पे हम सभी लोग हर्बल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर्बल चीज़ों की तरफ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ली जाएं जो कि अच्छी हो, हमारे सेहत के लिए बेहतर हो, हमारे लोगों के लिए बेहतर हो, हमारे फैमिली के लिए बेहतर हो। तो इसीलिए हर्बल्स का अपने आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियाँ भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं,
और अपना अच्छा कर रही हैं। पहले एलोपैथी ही मार्केट में ज़्यादा दिखती थी, बट अब आयुर्वेदिक कंपनियां भी एलोपैथिक कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो हमें बताया जाएगा वो है हमारा जो गाइडलाइंस हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं या आपके नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर द इवेल्युएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्ब्स एंड हर्बल ड्रग्स। देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात है कि जो प्लांट होता है, हम कहते हैं नीम का पौधा है, मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया कि नीम का पौधा है और इसमें बहुत ही अच्छी कोई एक्टिविटी आ रही है। तो अब आप ये सोचो, एक नीम का पौधा आपने किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रखा है, श्रीलंका में लगा रखा है, इंडिया में लगा रखा है, इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश में लगा दिया आपने पाकिस्तान में लगा रखा है, आपने कश्मीर में लगा रखा है। अलग अलग जगह पे जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, उसका जलवायु अलग है, वहाँ मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो अलग हैं। तो हो सकता है कि जिस प्लांट की बात आप कर रहे हैं उस प्लांट में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, उसके जेनेटिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, उसमें जो केमिकल सिक्रीशन हो रहा है वो भी। कई बार रिसर्च की गई है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को अगर अलग अलग जगह से लिया जाता है तो जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है, सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट में। तो इसीलिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन की कौन सा प्लांट हमें लेना है, कहाँ का प्लांट लेना है, कितना उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए केमिकल्स का, या क्या उसका नेचर होने से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी, इन सब का इवैल्यूएशन और स्टैंडर्डाइजेशन ही इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये हमें बताता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, खास करके आयुर्वेदिक है, यूनानी है, आपका होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं जो चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम है जहाँ पर हर्बल ड्रग्स का जनरली प्रयोग किया जा रहा है, उन सब का हम जीएमपी सीखें, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सीखें, उसकी जीएपी दैट इज़, क्योंकि एग्रीकल्चर से ये निकल के आ रहा है, हर्बल प्लांट्स की खेती इत्यादि हो रही है, तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमको देखना होगा, जीएलपी देखना पड़ेगा, दैट इज़ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, क्योंकि ज़्यादातर इन ड्रग्स में पुराने ज़माने में हम लोग बोलते जरूर हैं कि आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी भी उसका क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल ट्रायल इत्यादि जो है वो नहीं किया जाता। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि जो आपकी पतंजलि जो कंपनी है उसने सबसे पहले स्टार्ट किया कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे वो करने का प्रोग्राम किया उन्होंने, और लैब इत्यादि भी जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो धीरे धीरे जो है वो इस इंडस्ट्री में भी ये बातें आ रही हैं जो हमारे एलोपैथी ड्रग्स के इंडस्ट्री में होती थी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग WHO की जो गाइडलाइंस हैं, क्वालिटी एंड कंट्रोल क्या नाम है हर्बल ड्रग्स, और जो उनकी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस, उसके ऊपर उसका एक जनरल या ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जो इंडियन मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर फॉर द आपके हर्बल प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज जो है या बेसिक नॉलेज जो है वो देखने को मिल सकती है। ये किन बच्चों को करना चाहिए, ये उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट जिनको हर्बल प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हर्बल प्लांट या हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काम करना चाहते हैं, फार्माकोग्नोस्टिकल रिसर्च इत्यादि में उनका मन लगता है, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट उन्हें पसंद है, एमफार्म करना चाहते हैं फार्माकोग्नोसी में या फिर फार्माकोलॉजी में भी क्योंकि काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स रिलेटेड ड्रग का ही जो है आगे चल करके आदमी रिसर्च करता है और फिर उसका जो इफेक्ट देखता है बॉडी इत्यादि पे, तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं और इस सब्जेक्ट के साथ ही साथ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री से आपका जुड़ाव जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ BP 807ET, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में जब ड्रग की प्रोफाइलिंग होती थी, उसकी टेस्टिंग की जाती थी, तो दो तरीके से, एक इन विट्रो की जाती थी, एक इन वीवो की जाती थी, यानी शरीर के बाहर और शरीर के अंदर टेस्टिंग करते थे। इस पर काफ़ी सारा समय भी बर्बाद होता है और दूसरा ये नहीं पता चलता कि ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। तो एक नया मेथड आया, जैसे जैसे कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, सॉफ्टवेयर्स का एवोल्यूशन हुआ पूरी दुनिया में, तो एक नया तरीका निकल के आया जिसे हम कहते हैं इन सिलिको, क्योंकि सिलिकॉन प्लेट से हमारे कंप्यूटर बने होते हैं, तो हम कंप्यूटर पे सिमुलेशन के द्वारा करते हैं, जो कि हमारे समय की बचत होती है और ढेर सारे हम डेटास का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बहुत ही कम समय पे। ठीक है, जैसे अभी आप लोग अपने कॉलेजेस में देखते होंगे कि आपको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग इत्यादि की जाती हैं। तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन जो है वो हमको ड्रग डिज़ाइन प्रोसेस और वेरियस टेक्निक्स जो कि रेशनल ड्रग डिज़ाइन प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं उसके बारे में बताता है। ये हमको ड्रग डिज़ाइन और डिस्कवरी ऑफ लीड मॉलिक्यूल की, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पर्टिकुलरली एक अच्छा इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि अब अगर जनरल एग्जाम्पल लें तो ट्राइजोल आपने ले लिया, तो ट्राइजोल्स जनरली एंटी फंगल एक्टिविटी शो करते हैं। अब उसमें हम क्या बदलाव करें कि एक अच्छी एंटी फंगल हमें ड्रग मिले, इस तरीके के डेटास जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं।
इसके अलावा जो ड्रग डिज़ाइन है उसका ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में क्या रोल है। अब ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ड्रग डिज़ाइन मतलब किसी एक ड्रग को हमें डिज़ाइन करना है कि हाँ ये अच्छा इफेक्ट शो करेगी, ये मॉलिक्यूल होगा, आगे बढ़ जाएगा। और जब वो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि हाँ ये एक पोटेंशियल मॉलिक्यूल है। अब आप सोचिए कि दुनिया में दुनिया भर के मॉलिक्यूल हैं, आप दुनिया भर के नए नए मॉलिक्यूल्स आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो पर्टिकुलरली आपको अच्छी इफेक्ट शो करेगा। अब फिर उसको आप आगे लेकर के जाएंगे, तब जा करके ड्रग डिस्कवरी जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इसलिए इसके भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हैं QSR के, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में यूज़ की जाती हैं। QSR का फुल फॉर्म होता है आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उन सभी टेक्निक्स को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनकी टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और मॉलिकुलर मॉडलिंग इत्यादि जो है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगी। किस प्रकार से ड्रग बाइंड करता है, बाइंड नहीं करेगा, ये सब कुछ हम पहले ही कंप्यूटर पे जो है एक मॉडल के द्वारा जो है वो सीख लेते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट्स में आपको इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज मिलेगी। अब ये सब्जेक्ट्स किसके लिए ज़रूरी है? जिन बच्चों को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है, क्योंकि अब कंप्यूटर रिलेटेड ही डिस्कवरी ज़्यादातर जगहों पे हो रही है, चाहे वो वैक्सीन बनाना हो, चाहे नई दवाएं बनानी हो, या पुरानी दवाओं के ADR मॉनिटरिंग करना हो। ये सब कुछ जो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के द्वारा ही आज के समय पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके जो R&D डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ जिन बच्चों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में M.Pharm करना है, क्योंकि जो नई रिसर्च है वो इसी से रिलेटेड हो रही है, तो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए। और अगर आपको फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पसंद है तो भी आपको ये सब्जेक्ट जो है वो जरूर लेना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप इसके कुछ बेसिक चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, और आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको अंदर एक अलग चीज़ आएगी, एक कुछ नया आएगा, क्योंकि इससे केमिस्ट्री जहाँ नाम जुड़ जाता है लोग डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, और आप इसको बेहतर तरीके से करके अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज BP 808 ET, जो कि हमारा सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है। ये काफ़ी नया सब्जेक्ट है जो कि आपके फार्मास्यूटिकल सिलेबस में जुड़ा है। पहले ये सब्जेक्ट जो था ये नहीं था। ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी और कुछ बायोकेमिस्ट्री और जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उसके कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट्स के देखने को मिल सकते हैं। ये सब्जेक्ट जनरली जो हमारी सेल बायोलॉजी है, जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है, जहाँ पर हम लोग सेल, उसकी फिजियोलॉजी, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो, उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, उसकी लाइफ साइकिल, उसके डिवीज़न, डेथ, सेल की जो फंक्शनिंग है, उसके जो मेटाबॉलिज्म है, इन सब के साथ जो है ये इन सब का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सेलुलर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें कहते हैं वो, और जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे ह्यूमंस हैं, स्पॉन्जेस हैं, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी या बेसिक नॉलेज जो है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन किस तरीके से काम करते हैं, आपका DNA क्या है, जेनेटिक्स क्या है, केमिकल फाउंडेशंस जो है हमारे सेल की या सेल ऑर्गेनेल्स की क्या है, सेल साइकिल क्या है, इसकी भी बेसिक नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है जो कि फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी जो कि हमारे वैक्सीन प्रिपरेशन है, या क्या नाम है क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि अगर करना चाहते हैं तो बेसिक नॉलेज होगी तभी आप करेंगे उस इंडस्ट्री में। R&D में जो कि फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जिनको आगे चल करके कोई स्टडीज़ करनी है या इसमें कैरियर बनाना है, उनके लिए सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है और बेहतर ऑप्शन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज BP 809 ET, दैट इज कॉस्मेटिक साइंस। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और हमने कॉस्मेटिक्स का नाम ले लिया, लिपस्टिक का, या क्या नाम है आपके नेल पॉलिश का, शैम्पू का, क्रीम का, तो बच्चे हंसने शुरू कर देते हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हम सभी लोग जिस लॉ को फॉलो करते हैं इंडिया में, दैट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दैट कॉस्मेटिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिसिन, बिकॉज वो भी आपके शरीर के ऊपर चल करके या आपके अपने शरीर के ऊपर लगा करके कोई ना कोई बदलाव पॉजिटिव या निगेटिव लेकर के आते ही आते हैं। तो इसीलिए उनका वो भी केमिकल से बने होते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत हम उन्हें भी रख सकते हैं। इसीलिए कॉस्मेटिक साइंस आज के ज़माने में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर आदमी अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहता है, अपने बालों को अच्छा बनाना चाहता है, बेहतर दिखना चाहता है, तो ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आ सकता है। ये भी एक स्पेशल या नया सब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर हम कॉस्मेटिक्स क्या हैं और उनको हम किस प्रकार से ड्रग्स प्रोडक्ट्स में या फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ इसके भी जो रेगुलेशंस हैं, जो इवैल्यूएशन है, इसका किस प्रकार
से इसकी टेस्टिंग इत्यादि करेंगे, जिसे हम कॉस्मेटिक्यूटिकल्स बोल रहे हैं। डिफरेंट मार्केट्स में जैसे कि हमारे यूरोपियन यूनियन में या इंडिया में या किसी और मार्केट में हम इसको बेचना चाहते हैं तो हमें क्या बदलाव करने होंगे, क्या रेगुलेशंस हमको चाहिए, और उसको ओटीसी के रूप में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इन जो हमारे कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे फेस वॉश है, क्रीम है, माउथ वॉश, हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल्स, डिफरेंट क्रीम्स है, कोल्ड क्रीम है जैसे आज के ठंडी में आप यूज़ कर रहे हैं, इन सब में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनके फॉर्मुलेशन में, इनका फॉर्मुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनका एवल्यूएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब की भी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है। क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां धीरे धीरे जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे भी आ रही हैं, उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू ऐड करके। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ एंटी फंगल क्रीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो आपके लिए पाउडर्स बनाते हैं, टेल्कम पाउडर के रूप में मार्केट में आ रहे हैं, या कुछ और चीज़ें जो है बाल के लिए शैम्पू इत्यादि बना रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कॉस्मेटिक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो सिर्फ दवाएं बना रही हैं, वो कॉस्मेटिक्स भी बना सकती हैं। इसीलिए वो बच्चे जो कि कॉस्मेटिक्स या डेली यूज प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड वर्क वो करना चाहते हैं, तो उनको जो है इसमें आना चाहिए। एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसने मर्क इंडिया को खरीद लिया। अब वो मर्क इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एफएमसीजी बनाने वाली कंपनी ने उसको खरीद लिया जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इत्यादि बनाती थी। तो आप भी समझ सकते हैं कि सेम कंपनी का जो है आपको दोनों फील्ड में जो है काम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ये स्किन केयर यूनिट्स में जो काम करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या स्किन केयर यूनिट्स हैं, जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट या फिर एज अ कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजिस्ट, अगर इसमें कुछ डिप्लोमा इत्यादि आप किसी इंस्टीट्यूट से कर लें। पर्सनल ग्रूमिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे आजकल काम कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी को अच्छा दिखना है। तो यहाँ पर भी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फार्मेसी से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट क्योंकि मैंने कहा कि कई सारी कंपनियां जो हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, तो हो सकता है कि सेम ही में आपको मौका मिल जाए, सेम डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाए और आपको वहाँ पर भी काम करने का मौका मिले। तो ये जो है कॉस्मेटिक साइंस इन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक कैरियर ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज BP810 ET, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। हम सभी लोगों ने जो फार्माकोलॉजी पढ़ी अभी तक, क्योंकि B.Pharm लेवल पे एनिमल का प्रयोग बहुत ही वर्जित कर दिया गया है, तो हम सॉफ्टवेयर इत्यादि देखते हैं। जितनी भी टेस्टिंग होती है, जितनी भी क्या नाम है फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, वहाँ पे एनिमल्स मॉडल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में जनरली वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हमको देखने को मिलती है जो कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल मतलब इंसानों के ऊपर यूज़ करने से पहले हम एनिमल मॉडल्स पे उसका प्रयोग करते हैं, और इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको कंडक्ट कैसे करते हैं, जो रिजल्ट्स आता है, जो डेटा मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनको हम किस प्रकार से पहचानते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम किस एनिमल का प्रयोग करते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमने एक सब्जेक्ट ऊपर पढ़ा था, दैट इज बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च पैथोलॉजी, एक खास बात यह है कि एक या दो यूनिट इसकी जो है उस सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे वो बायोस्टैटिक्स हमको लगेगा, और रिसर्च पैथोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो भी हमको यहाँ पर सीखने पड़ते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट्स में उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है, जो बच्चा फार्माकोलॉजी पसंद करता है, सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, उसको लेना चाहिए। जिनको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में या क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे जा करके अपना फ्यूचर बनाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किसी को काम करना है, इंडस्ट्री का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे, साथ ही साथ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग सेफ्टी स्टडीज़, R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहाँ पे कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में जिनको एमफार्म करना है उनको ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज मिल जाती है। बिकॉज एनिमल हैंडलिंग तो शायद तब भी आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज जो है उसके थ्योरेटिकल नॉलेज तक तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। और एक और जरूरी बात है कि क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि एमफार्म आप किसी भी ब्रांच में करना चाहते हैं जहां पर आपको टेस्टिंग करनी है, जैसे आपने सुटिक्स में कोई फॉर्मुलेशन बनाया और आप चेक करना चाहते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं, केमिस्ट्री से आपने कोई नया मॉलिक्यूल ढूंढा, कोई नया जो है आपने फार्माकोग्नोसी से आपने कोई मॉलिक्यूल आइसोलेट किया, अब आप चाहते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे तभी ना बताएंगे कि हमारे ड्रग मॉलिक्यूल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हर जगह यूज़ होते हैं। तो इसीलिए आप एमफार्म किसी भी ब्रांच में आगे करना चाहते हैं या आगे PhD करेंगे आगे चल के आप, तो आपको इस सब्जेक्ट की जो बेसिक नॉलेज है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज BP811 ET, दैट इज एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक।
ये मैं कहूँगा कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक पार्ट है। और ये इसके कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ यूनिट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में ही आपने पढ़ी है। आपने कुछ एनालिसिस जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका बेसिक नॉलेज लिया था। सेम वही चीज़ रहेगी यहाँ पर। हम लोग जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स का करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंटल मेथड कौन कौन से हैं, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करके, जैसे कि IR है आपका, NMR है आपका, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, ETC, ये सब चीज़ें जो है आपको, या क्रोमेटोग्राफी इत्यादि के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, उनके प्रिंसिपल इत्यादि को यहाँ पर आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। साथ ही साथ ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देती है जो मॉडर्न एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनका जो ड्रग टेस्टिंग इत्यादि पे उनका रोल है। फूड में भी हम इसका देख सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री भी सेम चीज़ों का प्रयोग करती है, या केमिकल इंडस्ट्री भी सेम चीज़ों का प्रयोग करती है। तो आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का बेसिक नॉलेज देखने को मिलता है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो फार्मास्यूटिकल, केमिकल या फूड इंडस्ट्री में, और उनमें भी स्पेशली QA या QC डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, उनको ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए। क्योंकि QA या QC डिपार्टमेंट में आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स से काम होते हुए दिखता है। नेक्स्ट, जिन बच्चों को एमफार्म करना है आगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिक्स में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। एनालिटिकल टेक्निक्स केमिस्ट्री में भी आपको पता नहीं होगी, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तब भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अगर एमफार्म कर रहे हैं तो आपको तो वहाँ पर पढ़ेगी ही पढ़ेगी। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसको आप आसान है, क्योंकि आप, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप इसके बेसिक्स पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पास होने के लिए भी सही अच्छा एक है, और करियर ऑप्शन तो है ही, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। आप किसी भी कंपनी में चले जाओगे, इसका आपको प्रयोग वहाँ पर होते हुए दिख जाएगा। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज BP 812, सॉरी दैट इज़ 812 ET, दैट इज़ डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे खान पान के तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स हमको हर डॉक्टर लिख देता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हमको कई सारे डॉक्टर्स लिख देते हैं। हम जाते हैं कोई भी बीमारी लेकर के तो हमें कुछ मल्टीविटामिन दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि ड्रग्स के रूप में दिखती तो है लेकिन एग्जैक्टली वो ड्रग नहीं होती। आप उसको पलट करके देखेंगे तो उस पर लिखा होता है इट इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट। वो जानते हैं कि आप अपने खाने में इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मार्केट बनता चला जा रहा है। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, कुछ क्या नाम है, विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं, वो हमको हमेशा कोई भी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं किसी भी बीमारी में जनरली लिख दिए जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक इमर्जिंग फील्ड जो है इस समय बन रहा है। इस सब्जेक्ट में हम लोग जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स की या न्यूट्रास्यूटिकल्स की, डिफरेंट लोगों के ऊपर, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, उसको समझने में हमको यहाँ पर आसानी होती है। साथ ही साथ ये हेल्दी लाइफ किस तरीके से हम रह जी सकते हैं, हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स की, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या जो डाइटरी डिफिशियंसीज हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ विटामिन हैं जो हम अपने खाने के साथ नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से दूर करें, उसकी बेसिक नॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, क्योंकि अब ये भी अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे या डाइटरी सप्लीमेंट्स में करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ गया रेगुलेशन, आ गया इनका रेगुलेशन होगा, रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा होगा, और जो इनका कमर्शलाइजेशन करना है कि किस प्रकार से आप इसको मार्केट में लेकर के जाएंगे, सेल्स किस प्रकार से बढ़ाएंगे, इसको किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे कि उसको खाएं। कुछ हर्बल प्रोडक्ट जैसे कि च्यवनप्राश इत्यादि भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सभी कंपनियां आजकल इन सब के ऊपर बहुत सारा ध्यान जो है वो दे रही हैं। आंवले का जूस है, या क्या नाम है आपका, कुछ एलोवेरा के जूसेज हैं, डिफरेंट सिरप्स हैं, तो ये सब कुछ जो है वो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे FSSAI है हमारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है, उसके जो एक्ट हैं उसका बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FPO, एक बहुत ही बड़ी बात यह कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उन्होंने ढेर सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रखे हैं, जैसे कि HACCP, हैजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हम देखते हैं कि छोटे जो आपके क्या नाम है प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो कई बार कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, जिनकी वजह से जब उनका प्रोडक्ट पहुंचता है किसी जगह पर तो वो फेल हो जाता है। जहाँ आप बेचने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो वो बिकता नहीं है, खास करके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं अगर, और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने बताया कि फाइनल टेस्टिंग से पहले अगर हम हर स्टेप पे बीज को बोने से लेकर के जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो पानी कितना देना है, वो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, 10 से 12 स्टेप्स उन्होंने बना रखे हैं
अगर उसका ध्यान रखा जाए तो फाइनल टेस्टिंग में आपका प्रोडक्ट जो है वो 1000 चीज़ों से दूर रहता है और पास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा FPO करता है और HACCP के द्वारा जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। GMP यहाँ पर भी चाहिए क्योंकि फूड सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। एगमार्क जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमको उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो आगे चल करके न्यूट्रास्यूटिकल्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर अपना काम करना चाहते हैं। कई सारी कंपनियां जो हैं वो अब न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ या डाइटरी सप्लीमेंट सेम फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। तो इसकी बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उस कंपनी में एक डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स या डाइटरी सप्लीमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हेल्दी फूड इंडस्ट्री इत्यादि के अंदर भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन फिर से बनता हुआ समझ आ रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, बस आपको चुनना है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज BP 813 ET दैट इज 813 ET फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जो भी आपने कहा कि हमारे पास फॉर्मुलेशंस चाहिए, हमको नई नई दवाओं की खोज करनी है। पुरानी दवाएं जैसे आपने कहा पुराने ज़माने में अगर किसी को पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द होता था तो 2-3 तरीके की दवा दे दी जाती थी। उसको जो है पैरासीटामॉल अलग दे दिया गया, उसको जो है एसाइक्लोफेनाक दे दिया गया। आज देखते हैं कि आप एक कॉम्बिनेशन में पैरासीटामॉल एसाइक्लोफेनाक लेकर के चले आते हैं। तो इस प्रकार की रिसर्च जो है वो लगातार होती रहती है। नए नए जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो बनता रहता है। फॉर्मुलेशन से पहले क्या स्टडीज़ करनी है जो फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ी थी, दैट इज प्री फॉर्मुलेशन जो स्टडीज़ है वो स्टेबिलिटी असेसमेंट, किस प्रकार से स्टेबल रहेगा आपका केमिकल जो है वो या फार्मास्यूटिकल जो मॉलिक्यूल है वो, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसका क्वालिटी कंट्रोल का टेस्टिंग है, ये सब कुछ जो है या डोसेस फॉर्म किस प्रकार से फॉर्मुलेट करना है, ये सब का बेसिक नॉलेज इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर ये एडवांस स्टडी जो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स की है उनके बारे में बताया जाता है ताकि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सिपिएंट्स। और जो मॉडर्न एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं जो कि आपका दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप देख रहे थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि QA और QC डिपार्टमेंट में भी इसकी आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करेंगे और सिलेक्शन कैसे करेंगे पैकेजिंग मटेरियल का। कई बार आपको लगता होगा कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है बट पैकिंग अच्छी नहीं है। कई सारे प्रोडक्ट केवल अपनी पैकिंग की वजह से मार्केट में बिक रहे होते हैं और पैकिंग हमें सिर्फ अच्छा ही दिखता, पैकिंग में उसकी सारी जो है जानकारी तो मिलती ही मिलती है, वो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को या हमारे मेडिसिन को बाहरी आवरण के तरीके से काम करके बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसमें जो मॉइस्चर है, हीट है, लाइट है, उससे भी उसको बचाता है। तो इसीलिए पैकेजिंग काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आपको शायद न मालूम हो, देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट, जैसे IITs होते हैं, जैसे कि नाइपर्स हैं, जैसे कि आपके कोई भी और IIM है, वैसे ही एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट। वो वहाँ पर आप पैकेजिंग के और अच्छे गुण सीख सकते हैं। 1 या 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज वो करवाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग B.Pharm और B.Tech। तो आप B.Pharm करने के बाद अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना वो बनाना चाहते हैं करियर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री में, दैट इज पैकेजिंग डिपार्टमेंट, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शंस हैं। तो अगर आप पैकेजिंग इत्यादि में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बेसिक नॉलेज इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी बात है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो ये चीज़ें छूटी हुई थी जो कि अब आप जो है आपके सब को पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खास करके प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, QA में जाना चाहते हैं, QC डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, F&D दैट इज फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, R&D जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे काम करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर M.Pharm। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो जिनको इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो वो रेगुलेटरी साइंस वाला सब्जेक्ट तो ले सकते हैं और ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है ये भी आप ले सकते हैं। जिनको M.Pharm फार्मास्यूटिक्स में करना है खास करके उनके लिए तो ये सब्जेक्ट रामबाण हो सकता है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी से आपको आगे M.Pharm फार्मास्यूटिक्स में मदद मिल सकती है। तो ये थे हमारे आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। बहुत लंबा वीडियो बन गया, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में बताएंगे तो लंबा बनेगा, कई पार्ट में बनाते कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये कर सकते हैं जो आपका काम का है सब्जेक्ट उसके बारे में ज़रूर देखें इसमें, और जो आपकी पसंद है उस पसंद के हिसाब से आपके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के हिसाब से, और जो आपका करियर ऑप्शन है आगे चल करके या फ्यूचर में आपने जो सोच रखा है उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को ज़रूर चुनें। और ये भी चुनें कि हमारी एबिलिटी कितनी है, हम उसमें पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
इस चीज़ को भी जरूर ध्यान में रखें और एक बेहतर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चुनें। ये ऐसा आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपको हेल्प करेगा। अगर पसंद आ रहा है, हेल्प कर रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए हमने एक एप्लीकेशन भी बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है डॉक्टर PKS, डॉक्टर MPS क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लें। धीरे धीरे हम उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। खास करके अगर आप GPAT इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हम ऐसा तो नहीं करें हम GPAT की तैयारी करा रहे हैं, बट हम जो नोट्स इत्यादि प्रोवाइड कराते हैं उनकी लेवल इतनी है कि आप का कोई भी एग्जाम उससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक नॉलेज पुराने सब्जेक्ट्स का जो आप पढ़ चुके हैं लेना चाहते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर रहेगी। कुछ 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का भी हम वहाँ पर जरूर आपको कुछ मटेरियल जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट समय पर नई नई अपडेट्स भी हम वहाँ पर लेकर के आएंगे। तो एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर से पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।